क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 57 रैंकिंग लड़ाई। भयभीत होकर सन झेंगज़ोंग ने वे शब्द वापस ले लिए जो वह कहने वाला था, और युनक्सियाओ को विशैली दृष्टि से घूरते हुए एक हाथ से अपना गाल ढक लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि नौसितारा योद्धा की ताकत होने के बावजूद युनक्सियाओ ने उसे थप्पड़ क्यों मारा। फिर भी उसे महसूस हुआ कि वह थप्पड़ से बचने में असमर्थ था। जब तक मैं अभी भी अच्छे मूड में हूँ, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, युनक्सियाओ चिल्लाया। यह सुनकर सन झेंगज़ोंग मुड़ा और क्रूर भाव के साथ चला गया। ली चुनयान की आंखों में एक कातिलाना भाव उभर आया और उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, एक तीसरे दर्जे के कीमियागर को नाराज करने के बाद उसे जाने देकर तुम भविष्य में अपने लिए अनगिनत परेशानियां लाएंगे। मैं अभी ऊपर जाऊंगा और उसे मार डालूंगा। नहीं, युनक्सियाओ ने धीमी आवाज में कहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में पंजीकृत सभी कीमियागर केवल एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में हैं। हालांकि उसके पास केवल तीसरे स्तर के कीमियागर की ताकत है, वह फायरक्रो साम्राज्य में एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति है। यदि वह बिना किसी कारण के मर जाता है तो एसोसिएशन निश्चित रूप से हमें ढूंढ लेगी। उसे जाने दो, वह बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर सकता। युनक्सियाओ के हाथ में बैज की ओर इशारा करते हुए ली चुनयान ने कहा, मुझे मत बताओ कि यह असली चीज है। युनक्सियाओ ने ठिठुरते हुए कहा, बेशक यह असली है। स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप में इस चीज की नकल करने की हिम्मत कौन करता है? ली चुनयान के माथे से ठंडे पसीने के निशान बह निकले और उन्होंने सावधानी से पूछा, फिर आप वास्तव में हैं? ठीक है, मैं इस समय बस थोड़ा सा कीमियागर हूं, युनक्सियाओ ने लापरवाही से कहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ली चुनयान की तेज दहाड़ सुनाई दी। तुम मुझसे और कितना कुछ छिपाते हो, छोटे कमीने। तुम वास्तव में दिखावा करने में बहुत अच्छे हो, है ना? चेन दाशेंग, जो बैरल में बैठा था, ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, भाई, आपके पास वास्तव में एक योग्य उत्तराधिकारी है। हालांकि युनक्सियाओ बहुत छोटा है, वह न केवल एक 4 सितारा योद्धा है, बल्कि एक दूसरे स्तर का कीमियागर भी है। मुझे नहीं लगता कि हम पूरे तियानशुई में उसके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति पा सकते हैं। यह लड़का हालांकि ली चुनयांग अभी भी गुस्से से डांट रहा था, उसका चेहरा स्पष्ट खुशी से भर गया था। अगर मेरे पोते के पास युनक्सियाओ की उपलब्धियों का 10वां हिस्सा भी हो तो मुझे संतुष्टि होगी। युनक्सियाओ ने उसकी ओर देखा और कहा, बूढ़ा आदमी तुम्हें भाई कहता था, और तुम्हारा नाम दाशिंग है। क्या तुम चेन ज़ेन के दादा हो? क्या तुम कुछ साल पहले किसी युद्ध में नहीं मरे थे? ली चुनयान की आंखें उदासी से चमक उठीं और उन्होंने आह भरते हुए कहा, दाशिंग ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने मेरी जगह ले ली। मुझे उस लड़ाई में भाग लेना था, लेकिन मैं उस समय एकांत में खेती कर रहा था। जल्दी में जियोक्विंगवांग ने दाशिंग को अपने साथ जाने के लिए चुना। युनक्सियाओ ने आश्चर्य से कहा, जियोक्विंगवांग? क्या उसकी आंतरिक चोट भी आपके द्वारा बताई गई लड़ाई से आई थी? हाँ, ली चुनयांग ने सिर हिलाया और कहा। उन दिनों फायरक्रो साम्राज्य के उच्च श्रेणी के जागीरदार राज्य की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तियानशुई राज्य और बैजान राज्य ने दोनों राज्यों के बीच की सीमा पर, यानी बैजान से संबंधित कुंजिन शहर में एक दूसरे से लड़ने के लिए विशेषज्ञों को भेजा। हालांकि प्रतिभागियों की संख्या कम थी, लड़ाई लाखों सैनिकों की तुलना में कम तीव्र और हिंसक नहीं थी। उस लड़ाई में राज्य संरक्षक की सभी 5 इकाइयों के कमांडर मारे गए थे। इस बीच जियोक्विंगवांग के डिप्टी झो लिन, जो एक मार्शल किंग भी थे, की भी मौत हो गई थी, और तभी दाशिंग को चोट लगी थी। हालांकि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, फिर भी वह युद्ध की तीव्रता की कल्पना कर सकता था। चेन दाशिंग ने कटुतापूर्वक याद करते हुए कहा, हालांकि हमारा राज्य अंततः जीत गया, लेकिन हमने भारी कीमत चुकाई।
लड़ाई में कुल 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। वे सभी मार्शल मास्टर्स के बराबर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे, लेकिन उनमें से केवल 1 दर्जन ही जीवित वापस आ पाए और सभी जीवित बचे लोग मूल रूप से विकलांग हो गए। उस समय मुझे लगा कि मैं भी मर रहा हूं, लेकिन मेरे भाई ने मेरी चोट को स्थिर करने के लिए फायरक्रो साम्राज्य से सन झेंगजोंग को आमंत्रित किया। यूनक्सियाओ ने आश्चर्य से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि स्टेट गार्डियंस के सभी मौजूदा यूनिट कमांडर युवा लोग हैं। यह पता चला है कि पुराने लोग मर चुके हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटे राज्यों की रैंकिंग भी इतनी दयनीय लड़ाई का कारण बन सकती है। वास्तव में यह रैंकिंग लड़ाई क्या है? उनकी बातें सुनकर ली चुनयांग हंसे और बोले, अगर वे युवा लोग हैं तो आप अभी भी दूध पी रहे हैं। उसके बाद उसका चेहरा उदास हो गया और वह यूनक्सियाओं को समझाने लगा कि रैंकिंग की लड़ाई क्या है। फायरक्रो साम्राज्य स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप के दक्षिणी भाग में 3 महान साम्राज्यों में से एक था। इसमें कुल 9 जागीरदार राज्य थे, जो 3 ऊपरी राज्यों, 3 मध्य राज्यों और 3 निचले राज्यों में विभाजित थे। यदि 6 दिशाओं के दायरे का एक मार्शल ग्रैंड मास्टर या चौथे स्तर का अल्केमिस्ट लॉर्ड एक निश्चित राज्य में उभरा और वहां रहने के लिए तैयार था, तो राज्य स्वचालित रूप से एक ऊपरी राज्य बन जाएगा। यदि ऊपरी राज्यों के 3 पद नहीं भरे जा सके, तो रिक्ति के लिए मध्य राज्यों द्वारा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मध्य राज्य बनने के लिए भी सशर्त था, यानी राज्य में 5 तत्वों के दायरे का एक मार्शल राजा या तीसरे स्तर का कीमियागर होना चाहिए। 5 साल पहले ऊपरी राज्य के लिए एक रिक्ति थी और कुल 3 राज्य प्रतिस्पर्धा के लिए पात्र थे, अर्थात तियानशुई, बैजान और डोंगशु। हालांकि डोंगशु के पास तीसरी श्रेणी का कीमियागर था, फिर भी उसकी ताकत तियानशुई और बैजान की तुलना में बहुत कमजोर थी, इसलिए रिक्ति पर दोनों राज्यों ने विवाद किया था। यूनक्सियाओ ने अचानक पूछा, रैंकिंग लड़ाई का नतीजा कैसे तय होता है? क्या यह दूसरे राज्य के सभी मार्शल राजाओं या तीसरे स्तर के कीमियागरों को मारने के लिए है? ली चुनयांग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, हालांकि सभी राज्यों के संसाधन उनके हैं। एक बार जब कोई टूट जाता है और तीसरे स्तर का कीमियागर या मार्शल किंग बन जाता है, तो उसे फायरक्रो साम्राज्य में पंजीकरण कराना होगा और साम्राज्य की आरक्षित शक्ति बनना होगा। एक बार प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध होने पर उन्हें सभी को कॉल का जवाब देना होगा। बेशक पंजीकरण के बाद लाभ बहुत अच्छे हैं। हर साल फायरक्रो साम्राज्य पंजीकृत लोगों को विभिन्न खेती के संसाधनों की एक बड़ी मात्रा आवंटित करता है। तो सभी तृतीय स्तरीय कीमियागर और मार्शल राजा बहुमूल्य संसाधन हैं, और फायरक्रो एम्पायर किसी भी हताहत से बचने के लिए बहुत सावधान रहेगा। जीत की शर्त तब तक लड़ना है जब तक एक पक्ष आत्मसमर्पण न कर दे। यदि कोई भी पक्ष आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि एक राज्य की ताकत पूरी तरह समाप्त न हो जाए। यूनक्सियाओ ने आह भरते हुए कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करना कितना क्रूर है। ली चुनयांग ने गंभीर चेहरा दिखाया और गंभीरता से कहा, क्रूर? इस महाद्वीप पर जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ताकत का होना। और ताकत की गारंटी क्या है? संसाधन। रैंकिंग की लड़ाई के पीछे संसाधनों की लड़ाई है। एक राज्य था जिसने एक बार आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और परिणामस्वरूप पूरा राज्य उखाड़ फेंका गया और शाही परिवार के सभी सदस्य मारे गए। बैरल में भीगे हुए चेन दाशेंग ने आह भरी और कहा, स्वर्ग और पृथ्वी निर्दयी हैं। वे सभी चीजों के साथ आवारा कुत्तों की तरह व्यवहार करते हैं। ली चुनयांग ने आगे बताया, वास्तव में यह निर्धारित करता है कि कोई राज्य मजबूत है या कमजोर, उच्च स्तरीय लड़ाकू ताकतें हैं। यही कारण है कि सभी राज्यों को शक्तिशाली योद्धाओं की भर्ती करनी चाहिए। दरअसल कई साम्राज्यों के पीछे शक्तिशाली संप्रदाय या कुलीन परिवार होते हैं। उदाहरण के लिए फायरक्रो साम्राज्य, जिससे हम जुड़े हुए हैं, जूटियन संप्रदाय द्वारा समर्थित है। जूटियन संप्रदाय। यूनक्सियाओ अचंभित रह गया और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। उन्हें अस्पष्ट रूप से याद आया कि उनके सबसे बड़े शिष्य हुआ कियानशु ने एक शिष्य को अपने साथ ले लिया था, जो जूटियन संप्रदाय के संप्रदाय नेता का बेटा था, लेकिन वह अपना नाम भूल गए।
उस समय हुआ कियांशु विशेष रूप से इस शिष्य को उनसे मिलने के लिए लाया था। उन्होंने शिष्य को कोई उपहार नहीं दिया बल्कि बस कुछ आकस्मिक सलाह दी। वह 20-30 साल पहले की बात है। लड़के का नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा। युंगसियाओ ने याद करने की पूरी कोशिश की। यह सही है। ली चुनयांग की आंखों में भय और विस्मय की झलक दिखी। अफवाह यह है कि जूटियन संप्रदाय के संप्रदाय नेता क्यूई फेंग 7 तारामंडल क्षेत्र के एक मार्शल सम्राट हैं और वह 8 विनाश क्षेत्र के मार्शल सुप्रीम बनने से केवल एक कदम दूर हैं। इसके अलावा वह मार्शल सॉवरेन हुआ कियांशु का निजी शिष्य है, इसलिए अन्य साम्राज्यों के समर्थक भी उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते हैं। युनक्सियाओ के चेहरे पर आत्मज्ञान की झलक दिखाई दी और उसने अपने दिल में कहा, ओह मुझे अब याद आया, उसका नाम क्यूई फेंग है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह अब एक संप्रदाय नेता बन गया है और छोटा हुआ भी एक मार्शल सॉवरेन बन गया है। मेरे निधन के बाद ऐसा होना चाहिए था। मुझे याद है कि वह अभी भी 8वीं निर्जनता के दायरे में फंसा हुआ था। युनक्सियाओ, अगर आपको भविष्य में फायरक्रो साम्राज्य में जाने का मौका मिले तो याद रखें कि जूटियन संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को नाराज न करें। ली चुनयांग ने युनक्सियाओ को कड़ी चेतावनी दी। यहाँ तक कि फायरक्रो साम्राज्य के सम्राट को भी जब जूटियन संप्रदाय के किसी भी आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी को देखना पड़ता है तो उसे मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना पड़ता है। यदि हम उन्हें अपमानित करते हैं तो जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है वह निश्चित रूप से एक घातक आपदा है। युनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। जब तक वे मुझे उकसाते नहीं हैं, मैं उन्हें नाराज नहीं करूंगा। ली चुनयांग को चक्कर आ गया और उन्होंने झट से कहा, तुम्हारा यह स्वभाव तुम्हें देरसबेर बड़ी मुसीबत में डाल देगा। यदि वे तुम्हें उकसाते हैं या तुम्हारे सारे दांत भी तोड़ देते हैं तो तुम आक्रोश को निगल जाओगे और कुछ नहीं करोगे। फायरक्रो साम्राज्य के क्षेत्र में जूटियन संप्रदाय शाही परिवार से बिल्कुल ऊपर है। युनक्सियाओ ने विषय बदल दिया और कहा, क्या यह फिर से 5 साल की रैंकिंग लड़ाई का समय है? ली चुनयांग ने गहरी आवाज में कहा, हाँ। 5 साल पहले की लड़ाई ने हमारे राज्य की ताकत को बहुत कम कर दिया है, इसलिए सबसे बुद्धिमानी का कदम ऊपरी राज्यों की स्थिति के लिए इस प्रतिस्पर्धा से हटना है। हालांकि इसका मतलब है कि हमें अधिक कर और संसाधनों का भुगतान करने की आवश्यकता है। यह राज्य को फिर से संगठित और उबरने में मदद कर सकता है। फिर हमें गति बढ़ानी होगी, युनक्सियाओ ने बेहोश होकर कहा। महामहिम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वह इस रैंकिंग लड़ाई से हटने को तैयार हैं। केवल प्रिंस यू को सिंहासन पर बैठाकर ही मैं उन्हें पीछे हटने के लिए मना सकता हूं। प्रिंस यू, चेन दाशिंग आश्चर्य से चिल्लाया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। ली चुनयांग ने आह भरी और उन्हें वर्तमान स्थिति और ली परिवार के फैसले के बारे में संक्षेप में बताया। चेन दाशिंग ने दुखी होकर कहा, महामहिम की वफादारी और दयालुता के व्यवहार ने वास्तव में हमारे दिलों को ठंडा कर दिया। बहुत बुरा, मैं मर रहा हूं। भाई युनक्सियाओ, मेरे निधन के बाद चेन परिवार आपकी देखभाल में रहेगा। उन शब्दों ने ली चुनयांग के दिल को काट दिया और उसने दुखी होकर कहा, चिंता मत करो मेरे भाई। जब तक ली परिवार मौजूद है चेन परिवार नहीं गिरेगा। युनक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, आपके शरीर में जो कुछ है वह सिर्फ अत्यधिक ठंड का जहर है, इसलिए आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है जैसे कि आप हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। मैंने पाया कि ज़ियोक विंगवांग के शरीर में भी इस तरह का ठंडा जहर है। हालांकि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन यह उसकी अस्थि मज्जा में भी प्रवेश कर चुका है। आप दोनों को एक ही व्यक्ति द्वारा घायल किया जाना चाहिए था। अपनी आंखों में नफरत के साथ चेन दाशिंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। जिस आदमी ने हमें घायल किया वह बैजान का सबसे मजबूत विशेषज्ञ मार्शल किंग यी जियाओशान है। युनक्सियाओ कुछ सोच रहा था। उसने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, अभी ओल्ड 8 के बगल में मार्शल लॉर्ड ने आंगन में एक बर्फतत्व मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि यह बेहद ठंडी ताकत लगती है। हालांकि चूंकि उस आदमी की ताकत पर्याप्त मजबूत नहीं है, उसने जो ठंडा बल छोड़ा वह आपके अंदर के ठंडे जहर की तुलना में बहुत कमजोर है।
क्या? अली चुनयान हैरान थे। उसकी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उनमें एक कातिलाना रूप उभर आया। अब मैं समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी, हालांकि इतना प्रतिभाशाली है, एक मामूली नौकर बनने के लिए हमारे निवास पर आएगा और इतनी तेजी से चढ़ेगा। यह पता चला है कि उसके पीछे न केवल महामहिम हैं, बल्कि ये जियाउशान का आदमी भी है। उसने दांत पीसते हुए अफसोस से कहा, अगर मुझे यह पता होता तो मैं उसे उसी वक्त मार डालता। अब जब वह भाग गया है तो मुझे नहीं लगता कि उसे फिर से पकड़ना आसान होगा। अध्याय 58 अंतरालीय स्थान। वह यहीं नहीं रुकेगा, युंगसियाओ ने हल्के से कहा। हमारे लिए उसे पकड़ने के अवसर होंगे। बेहतर होगा कि हम ओल्ड मास्टर चेन के शरीर में मौजूद ठंडे जहर से छुटकारा पालें। ली चुनयान का चेहरा काला पड़ गया। सन झेंगजोंग द्वारा छोड़ी गई मेल्टिंग पिल्स की छोटी बोतल को पकड़ते हुए उन्होंने दुखी होकर कहा, यहाँ तक कि तीसरी श्रेणी के कीमियागर सन झेंगजोंग भी डैशेंग को ठीक नहीं कर सकते, तो हम और क्या कर सकते हैं? वे चौथी श्रेणी के कीमियागर हमारे स्तर के लोगों के लिए सुलभ नहीं हैं। उन्हें यहाँ आमंत्रित करने की बात तो दूर की बात है। युनक्सियाओ बैरल के चारों ओर चला गया और फिर शांत स्वर में कहा, इस ठंडे जहर से पूरी तरह से छुटकारा पाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। संबंधित दवा को परिष्कृत करने के लिए मेरे पास तीसरे स्तर के कीमियागर की आत्मा शक्ति होनी चाहिए। हालांकि अगर यह केवल जहर को दबाने के लिए है तो मैं इसे अपने वर्तमान साधना आधार के साथ कर सकता हूँ। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह ली चुनयान के कानों में गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी, जिससे उसका सिर गड़गड़ाहट की आवाज से भर गया। तुमने क्या कहा? लड़के, तुमने क्या कहा? ली चुनयान ने उत्साह से युनक्सियाओ की बाह पकड़ ली और अविश्वसनीय रूप से कहा, बेहतर होगा कि आप मुझसे झूठ न बोलें। युनक्सियाओ ने गंभीरता से कहा, सन झेंगजोंग सही रास्ते पर था। इस अत्यधिक ठंडे जहर से छुटकारा पाने के लिए औषधीय गोलियां और आपके मार्शल किंग की ऊर्जा ही उपचार है। हालांकि उनका ज्ञान बहुत उथला है। उन्होंने जो दवा दी वह बिल्कुल सही नहीं है और आपकी ऊर्जा में भी समस्या है। यह शुद्ध यान की ऊर्जा होनी चाहिए। शुद्ध यान की ऊर्जा? ली चुनयांग ने उत्सुकता से कहा। तियानशुई में केवल कमांडर जियो, झोंग लिशान और मैं मार्शल राजा हैं, और हम में से कोई भी शुद्ध यान के मार्ग पर नहीं चलता है। आप कहाँ चाहते हैं कि मैं शुद्ध यान का मार्शल राजा ढूंढूं? युनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मन में एक बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह मदद करने को तैयार है या नहीं। ली चुनयांग ने कहा, यह कौन है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह व्यक्ति कौन था। जब तक वह तियानशुई में थी वह उसे तुरंत यहाँ ले आएगा। स्टेट गार्जियन की चौथी इकाई के कमांडर लो युनशांग। हालांकि उसकी ताकत थोड़ी कमजोर है, वह जो विकसित कर रही है वह वास्तव में शुद्ध यान की ऊर्जा है। सबसे पहले युनक्सियाओ सोच रहा था कि युनशांग ने इस तरह की पुरुष तकनीक क्यों अपनाई, लेकिन उसे इसका जवाब बाद में मिला जब उसे पता चला कि वह शेनक्सियाओ मंदिर की शिष्या थी। शेनक्सियाओ मंदिर में शुद्ध यांग की एक सर्वोच्च रहस्यमय तकनीक थी जिसे केवल 9 यांग सच्चे शरीर वाली लड़कियां ही विकसित कर सकती थीं। 9 यांग ट्रू बॉडीज वाली लड़कियां अत्यंत दुर्लभ थीं, इसलिए पिछले हजारों वर्षों में केवल कुछ ही लोगों ने इस रहस्यमय तकनीक का विकास किया था। हालांकि जिन लोगों ने इसकी खेती की वे चरम मार्शल संप्रभु बन गए और दुनिया पर सर्वोच्च शासन किया। ली चुनयांग एक पल के लिए ठिठक गए और फिर कहा, उस छोटी लड़की में शुद्ध यांग ऊर्जा है। मुझे आश्चर्य है कि उसने इसे कैसे विकसित किया। युंगसियाओ, तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है ना? क्या तुम सचमुच दाशेंग के शरीर में ठंडे जहर को दबा सकते हो? अगर यह सच है तो मैं जाऊंगा और उस छोटी लड़की को अभी यहाँ लाऊंगा। अभी नहीं। मुझे पहले कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की आवश्यकता है जो सर्दी के जहर को दबा सकें। लेकिन सामग्री? ली चुनयांग ने एक चाबी निकाली और युनक्सियाओ की ओर फेंक दी। यह परिवार की गुप्त तिजोरी की चाबी है। मैंने इसे हमेशा अपने पास रखा है। सन झेंगजोंग द्वारा छीनी गई संपत्ति के अलावा परिवार की बाकी संपत्ति इसमें है। देखें कि क्या आपको जो चाहिए वह वहां है और मुझे बताएं कि क्या गायब है।
मैं इसे तुरंत ढूंढ लूंगा। जैसे ही उन्होंने सुना कि चेन दाशिंग का इलाज किया जा सकता है, उनका हौसला बढ़ गया। अब भले ही यूनक्सियाओं को आकाश में चांद या तारे चाहिए हों, वह उन्हें नीचे लाने का एक रास्ता खोज लेगा। यूनक्सियाओं की आंखें चमक उठीं। हालांकि तियानशुई के सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक होने के नाते उन्होंने कभी भी परिवार की गुप्त तिजोरी का दौरा नहीं किया था। इसमें कई अच्छी चीजें होनी चाहिए। अब उसके पास जिस चीज की सबसे अधिक कमी थी, वह सभी प्रकार के संसाधनों की थी जो उसकी खेती की गति को बढ़ा सकते थे। मेरी खबर की प्रतीक्षा करो। इन शब्दों को पीछे छोड़ते हुए वह भूमिगत कमरे से बाहर चला गया। बाहर ली परिवार के कई सदस्य पहले से ही एकत्र थे, जो सभी बातें कर रहे थे और आहें भर रहे थे। जाहिर है वे स्थिति को लेकर असमंजस में थे और उनमें से कोई भी खड़े होकर निर्णय नहीं ले सका। जैसे ही यूनक्सियाओ प्रकट हुआ, हर कोई बहुत खुश हुआ और उसकी ओर दौड़ पड़ा। यूनक्सियाओ ने शांत इशारा किया और फिर ली बाइफेंग से कहा, चौथे अंकल, मुझे परिवार की गुप्त तिजोरी में ले चलो। गुप्त तिजोरी? ली बाइफेंग अचंभित रह गए। वह परिवार का प्रतिबंधित क्षेत्र है और कुंजी। उसके शब्द उसके गले में अटक गए क्योंकि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने यूनक्सियाओ के हाथ में एक छोटे से स्वर्ण पदक को देखा। क्या आपने बूढ़े मास्टर को देखा है? क्या वह ठीक हैं? यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और एक चाबी निकाली और उसे अपने हाथों के बीच कई बार उछाला। चौथे चाचा, बेहतर होगा कि आप ज्यादा न पूछें और मुझे गुप्त तिजोरी में ले चलें। यह स्वयं पुराने मास्टर का आदेश है। समझो समझो। ली बाइफेंग उत्साह से कांप उठा और ऐसा लग रहा था कि उसे अपना मुख्य आधार मिल गया है, क्योंकि वह जल्दी से यूनक्सियाओ को गुप्त तिजोरी में ले गया। यूनक्सियाओ ने मन ही मन आह भरी। ये परिवार के ये सदस्य बहुत लाड़ प्यार वाले थे और इनमें परीक्षाओं और क्लेशों का अभाव था। अपने पुराने स्वामी के गायब हो जाने से उनमें से कोई भी खड़ा होकर नेतृत्व नहीं कर सका। साथ ही उसे यह भी प्रतीत हुआ कि उसके पिता की लंबे समय तक वहां तैनाती किन झेंग का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। गुप्त तिजोरी 2 विशाल तांबे के दरवाजों से बंद थी। दरवाजों पर 18 श्रेष्ठ श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर जड़े गए थे, जिनमें से प्राइमर्डियल क्यूई बहती रहती थी और दरवाजों में बहती रहती थी। इसके दोनों ओर रंग बिरंगी रेखाएं उकेरी गई थीं, जो एक संरक्षक सरणी बनाती थीं। सिंदूर पक्षी दिव्य अग्नि सरणी। चौंककर यूनक्सियाओ ने अविश्वास के साथ तांबे के दरवाजों पर अपना हाथ फिराया। निश्चित रूप से वे रंगीन रेखाएं एक सिंदूर पक्षी के पैटर्न को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती थीं। प्रिमोर्डियल क्यूई की धाराएं दरवाजों पर घूम रही थीं, जिससे वे छूने पर थोड़े गर्म हो गए। ली बाइफेंग दंग रह गए। यूनक्सियाओ, आप इस सरणी को पहचान सकते हैं? यह कैसे संभव है? पुराने मास्टर ने इसकी जांच करने के लिए कई विशेषज्ञों को आमंत्रित किया था, लेकिन कोई भी इसे पहचान नहीं सका। यूनक्सियाओ ने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। गुप्त तिजोरी पहाड़ में बनाई गई थी और ठोस हीरे की चट्टानों से घिरी हुई थी। उन्होंने पूछा, यह गुप्त तिजोरी कितने समय से अस्तित्व में है? ली बाइफेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने पूर्व बुजुर्गों से सुना है कि यह गुप्त तिजोरी ली परिवार के यहाँ कदम रखने से पहले अस्तित्व में थी। इसे हमारे परिवार द्वारा नहीं बनाया गया था। यूनक्सियाओ ने सिर हिलाया और अपने मन से संदेह को दूर कर दिया। यह वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फायर एरे 9वीं श्रेणी का एरे था और लंबे समय से खो गया था। हालांकि कुछ संस्करण महाद्वीप पर प्रसारित हो रहे थे, वे सभी अधूरे संस्करण थे। यदि ली परिवार के पूर्वजों में इस सरणी का निर्माण करने की क्षमता थी, तो उन्हें एक महाशक्ति होना चाहिए जिसका पूरे महाद्वीप पर प्रभाव था, न कि केवल तियानशुई राज्य में रहने वाला एक छोटा परिवार। उसने चाबी निकाली, एक जानवर के आकार का सहायक उपकरण जो तांबे से बना था, और धीरे से उसे दरवाजे के एक छेद में रख दिया। अचानक प्रिमोर्डियल क्यूई की एक धारा प्रिमोर्डियल स्टोन से बाहर निकली और रेखाओं के चारों ओर घूम गई। फिर दरवाजे एक तेज गड़गड़ाहट के साथ खुल गए। यूनक्सियाओ ने अपनी दिव्य भावना से दरवाजों पर सरणी की शक्ति को महसूस किया। यह पहले से ही बहुत कमजोर था, जिससे साबित होता है कि यह सरणी कम से कम दसियों हजार वर्षों से अस्तित्व में थी
और शायद अधिक समय तक नहीं टिकेगी। दोनों दरवाजे खुलने के बाद उसके सामने एक लंबी संकरी सुरंग दिखाई दी जो सीधे जमीन में जा रही थी। सुरंग के दोनों किनारों पर हर 3 मीटर की दूरी पर एक तेल का दीपक रखा गया था जिसके अंदर एक चमकीला मोती था। गुप्त तिजोरी हमेशा से परिवार का प्रतिबंधित क्षेत्र रहा है। पितृसत्ता की अनुमति के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और अंदर चला गया। सुरंग लंबी नहीं थी और वह जल्द ही एक गुफा में पहुंच गया। यह बक्सों और अलमारियों से भरा हुआ था, बड़ी संख्या में विभिन्न सामग्रियों और आदिम पत्थरों के ढेर से भरा हुआ था। जैसे ही उसने भयभीत होकर इधर-उधर देखा तो उसकी आंखों में तेज रोशनी आ गई। उनकी दृष्टि उन संसाधनों पर ही नहीं रुकी बल्कि गुफा निवास की ओर ही देखने लगी। द मोर ही लुक्ड द डीपर द शॉक इन हिज आइज बिकेम। यह उसने अपना सदमा दबाया और जोर से हंसा। हाँ, यह पता चला है कि यह स्थान एक अंतरालीय स्थान है। इतने बड़े अंतरालीय स्थान को किसी दिव्य कलाकृति द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि दरवाजे वर्मिलियन पक्षी दिव्य अग्नि सरणी द्वारा संरक्षित हैं। उसने अपनी उत्तेजना को दबा दिया और तेजी से गुफा के चारों ओर खोजा, खुद से बुदबुदाया, यह कहाँ है? इस अंतरालीय स्थान का समर्थन कहाँ है? गुफा निवास की खोज करते समय उनकी दिव्य भावना सबसे बड़ी सीमा तक विकीर्ण हुई। अचानक उसकी नजर बक्सों से भरे एक कोने पर पड़ी। बड़ी संख्या में आदिम पत्थर और विभिन्न खजानों से भरे बक्सों को उसने कूड़े की तरह फेंक दिया। जल्द ही कोने में एक लंबी काली गोली चुपचाप खड़ी दिखाई दी। वर्षों के क्षरण के तहत टेबलेट पर लिखावट अस्पष्ट हो गई थी और टेबलेट स्वयं इतनी गंभीर रूप से खराब हो गई थी कि ऐसा लगता था कि यह कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और उसकी पुतलियां अचानक एक राक्षसी दिखने वाले अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ गईं। उसकी आंखों के सामने टेबलेट पर लिखे शिलालेख का रूप लगातार घूम रहा था और बदल रहा था। यह यूनक्सियाओ द्वारा विकसित एक बहुत ही शक्तिशाली नेत्र तकनीक थी जिसका उपयोग केवल मजबूत आत्मिक शक्ति के साथ ही किया जा सकता था। अब उसके पास केवल प्रथम श्रेणी के कीमियागर की आत्मिक शक्ति थी, इसलिए इस तकनीक का उपयोग करना उसके लिए बहुत कठिन था और प्रभाव बहुत कम था। किसी भी स्थिति में प्राचीन गोली का रूप धीरे धीरे उनकी विद्यार्थियों में स्पष्ट होने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था कि टैबलेट के असली रूप में किसी प्रकार का प्रेरण आया है और अचानक से उसने एक फीकी रोशनी छोड़ दी है। एक मजबूत प्रतिशक्ति के रूप में संकुचित यूनक्सियाओ की पुतलियों ने पुतलियों के माध्यम से सीधे उसके दिमाग पर आक्रमण किया, जिससे उसकी आत्मा जल गई। आह! जमीन पर गिरने और मुंह से खून बहने से पहले पीछे की ओर उड़ते समय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाने लगा। वह उठा और अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, जिससे उसकी आंखों से बहुत सारा खून बह निकला। लेकिन भयभीत होने के बजाय वह खुशी से बेतहाशा हंसा। हाँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इस टैबलेट में वास्तव में इतनी जबरदस्त शक्ति है। मैं देखूंगा कि तुम वास्तव में क्या हो। वह सावधानी से टेबलेट की ओर चला गया। मंत्रमुग्ध इशारों के बीच उसके हाथ लगातार बदल रहे थे और उसकी उंगलियों ने अंततः एक अजीब आकार बनाया। जैसे ही वह चिल्लाया, एक सपने की तरह, एक भ्रम की तरह, दर्पण में फूल और पानी में चंद्रमा, उसके हाथों से फीकी नीली रोशनी के छल्ले फैल गए। नीली रोशनी दर्पण की तरह उसके हाथ से छूटकर पुराने पत्थर की गोली पर जा गिरी। जहां जहां से नीली रोशनी गुजरी, टैबलेट ऐसे बदलने लगा मानो उसे धो दिया गया हो। इसकी सतह पर वर्षों द्वारा छोड़े गए निशान तुरंत गायब हो गए और एक बिल्कुल नया टैबलेट जमीन पर खड़ा था। इसमें पारभासी जेड रंग था, इसकी सतह पर रंगीन रोशनी चमक रही थी और इसके चारों ओर ऊर्जा की धाराएं घूम रही थीं। कुछ सुनहरे अक्षर एक एक करके ऊपर से नीचे तक चमकते रहे। यूनक्सियाओ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह भयभीत होकर बोला, दिव्य दायरे की गोली। 3 सोने के अक्षर डिवाइन रियलम टैबलेट जेड टैबलेट की सतह पर चमक रहे थे, एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। यूनक्सियाओ की रक्तरंजित आंखों से फिर से खून बहने लगा। दर्द से दांत पीसते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
अध्याय 59 दिव्य क्षेत्र गोली। यह दिव्य क्षेत्र टैबलेट वास्तव में क्या है? इसमें इतनी भयानक शक्ति क्यों है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह मेरी मून आई तकनीक के माध्यम से सीधे मेरी आत्मा को जला सकता है। युंगसियाओ का दिल तेजी से धड़क रहा था, जबकि उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। वह विचारों में खोया हुआ था। यह अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव मेरे 9वीं कक्षा के रहस्यवादी हथियार स्टार / तलवार से बेहतर है। क्या यह 10 दुनियाओं के दायरे की एक कलाकृति हो सकती है? एक बार इस महाद्वीप के शिखर पर खड़े होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि 9 स्वर्ग क्षेत्र के शिखर के ऊपर 10 विश्वों का एक अथाह क्षेत्र था। अफवाहें थीं कि एक बार जब कोई व्यक्ति 10 दुनियाओं के दायरे में कदम रखता है तो वह मार्शल आर्ट के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, मार्शल आर्ट का भगवान बन जाएगा। दिव्य क्षेत्र टैबलेट। क्या यह पौराणिक मार्शल भगवान द्वारा छोड़ी गई 10 विश्व क्षेत्र की एक कलाकृति है? वह बहुत हैरान हुआ और उत्साह से बुदबुदाया, यह होना ही चाहिए। एकमात्र शक्ति जो सीधे आत्मा पर हमला कर सकती है वह मार्शल गॉड की पौराणिक दिव्य शक्ति है। वास्तव में यह तियानशुई पहले क्या था? यहाँ एक मार्शल भगवान द्वारा खजाना क्यों छोड़ा गया है? कोई आश्चर्य नहीं कि दरवाजे पर एक वर्मिलियन पक्षी दिव्य अग्नि सरणी है। हालांकि सरणी पूरी हो गई है, लेकिन इसका निर्माण बहुत ही घटिया तरीके से किया गया था। स्पष्ट रूप से यह जल्दबाजी का एक उत्पाद है। मार्शल भगवान को कुछ आपात स्थिति का सामना करना पड़ा होगा। यही वजह है कि उन्होंने इस टैबलेट को यहाँ छोड़ दिया। He had just figured out the whole story when he suddenly said to himself, "No, no." When a person achieves the ultimate goal of martial arts and becomes a martial god, he basically can live forever, and all his thoughts and movements are the laws of martial arts. How can an almighty existence like this encounter an emergency? What happened here? वह पालथी मारकर बैठ गया और विचार करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दैवीय दायरे की गोली से अजीब शक्ति के विस्फोट निकले और उसके ऊपर बहते हुए उसके शरीर को बार बार धोते रहे। युंगसियाओ को अवर्णनीय रूप से सहज महसूस हुआ, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि यह बल उसकी आत्मा को फिर से जला देगा। अचानक उसके दिमाग में हजारों उज्ज्वल बिंदु चमक उठे और उसकी आध्यात्मिक वेदी पर इकट्ठा होने लगे। महान विस्तार दिव्य तकनीक। टैबलेट की शक्ति से प्रेरित होकर ग्रेट एक्सपेंशन डिवाइन तकनीक ने एक बार फिर से आकार में संघनित होने की पहल की थी। उसके मन में एक के बाद एक अथाह रहस्यों से भरे सुनहरे पात्र कौंधने लगे। उनका हृदय खुशी से भर गया और साथ ही उन्हें अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि यह तकनीक मार्शल देवताओं द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना तकनीक भी होनी चाहिए। महान विस्तार दिव्य तकनीक के प्रकट होने से उसकी घायल आत्मा को पोषण मिलना शुरू हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में एक स्पष्ट झरना बह रहा है, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति को उच्चतम गति से ठीक होने की अनुमति मिल रही है। उसी समय उसका शरीर टैबलेट की रोशनी में नहा गया, जिससे उसे एक अवर्णनीय आराम का एहसास हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह सर्दियों के दिन धूप में लेटा हो, न केवल हिलने डुलने के लिए बहुत आरामदायक हो, बल्कि थोड़ी नींद भी आ रही हो। यह अज्ञात था कि कितना समय बीत गया जब युनक्सियाओ अचानक जाग गया। वह यह देखकर भयभीत हो गया कि वह वास्तव में सो गया था और दिव्य क्षेत्र टैबलेट पूरी तरह से सफेद जेड में बदल गया था, बिना किसी चमक के चुपचाप खड़ा था। उसने देखा कि टेबलेट की सतह पर सफेद चांदी की रेत धीरे धीरे बह रही थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने ठंडी सांस ली। हिलती चांदी की रेत एक आकाशगंगा बन गई। हैरान होकर युनक्सियाओ ने खुद से कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह दिव्य क्षेत्र टैबलेट सितारों की शक्ति के साथ संचार कर सकता है। यह वास्तव में एक अद्भुत कलाकृति है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मुझे अंदर सील छोड़ने की अनुमति देगा। उसके हाथ एक रहस्यमयी मुहर बनाने लगे। जल्द ही उसकी हथेली में एक कमल का फूल दिखाई दिया और फिर धीरे से टैबलेट पर गिर गया। वह अपने पहरे पर था। इस टैबलेट ने पहले उनके संपर्क में आए किसी भी कीमिया उपकरण को पीछे छोड़ दिया था।
वह अपने पिछले जीवन के चरम पर भी इसके प्रति लापरवाही बरतने का साहस नहीं करेगा। और अब वह और भी अधिक सतर्क था। उसे डर था कि उसकी लापरवाही उसे मुक्ति से आगे ले जाएगी, न जाने क्या उसका दोबारा जन्म होगा। वाह! उसका दिमाग अचानक कांप उठा और उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं क्योंकि एक शक्ति सीधे उसके दिमाग में घुस गई और उसका शरीर उसके नियंत्रण के बिना हवा में लटक गया। ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग किसी चीज द्वारा नियंत्रित है, जिसने उसका खुद पर से नियंत्रण छीन लिया है। उसका हृदय भय से भर गया और वह जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत बहुत कमजोर थी, इसलिए उसे दिव्य दायरे की गोली द्वारा नियंत्रित किया गया था। सौभाग्य से उसके नियंत्रण में आने का समय बहुत कम था क्योंकि एक क्षण बाद उसका शरीर भारी मात्रा में जमीन पर गिर गया। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग बेहद साफ था और उसने पाया कि दिव्य दायरे की गोली उसके डेंटियन पर चुपचाप तैर रही थी। इसने काम किया। यूनक्सियाओ खुशी से उछल पड़ा और उसने अपना सिर किसी जोरदार चीज पर दे मारा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। गुफा का निवास अब वहां नहीं था और जहां वह अब खड़ा था वह केवल 10 मीटर वर्ग की एक छोटी सी जगह थी, जो 2 मीटर से अधिक ऊंची नहीं थी, जिसके आसपास की दीवारें हीरे की चट्टानों से बनी थीं। दिव्य दायरे की गोली छीन लेने के बाद अंतरालीय स्थान स्वाभाविक रूप से गायब हो गया। यह स्थान मूल गुफा थी। यूनक्सियाओ शांत हो गया और उसने खुद की जांच की। यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि कुछ देर की नींद के बाद उसकी नींद खुल गई थी। वह शिखर 5 सितारा योद्धा बन गया था, 6 सितारा योद्धा बनने से बस एक कदम दूर था। बेशक वह बहुत खुश नहीं था। आखिरकार इस प्रकार की खेती का आधार उनकी राय में बकवास था। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्होंने अधिक प्रगति की या कम। जिस बात से उन्हें वास्तव में खुशी हुई वह यह थी कि उनकी आत्मशक्ति ने भी काफी प्रगति की थी। हालांकि यह अभी तक दूसरे स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह अधिक दूर नहीं था। मुझे यह देखने का प्रयास करने दीजिए कि क्या मैं इस दिव्य दायरे टैबलेट को नियंत्रित कर सकता हूं। वह फिर से पालथी मारकर बैठ गया और अपनी दिव्य भावना को गोली में भेज दिया। चूंकि दिव्य क्षेत्र की गोली उसके शरीर में रखी गई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका उससे संबंध था। अपनी दिव्य भावना के घूर्णन के तहत वह स्पष्ट रूप से इसके अस्तित्व को महसूस कर सकता था। लेकिन उसे निराशा हुई। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसकी दिव्य भावना केवल टैबलेट के भीतर अंतरालीय स्थान में ही प्रवेश कर सकी और वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका। यह भयानक है, वह चिल्लाया। मैं इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास केवल एक अतिरिक्त स्टोरेज रिंग है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हार न मानते हुए उसने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन टैबलेट ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब गुप्त तिजोरी के अंदर सब कुछ टैबलेट में था और वे सभी उसके थे। परिणामस्वरूप सामग्रियों की जांच करने के बाद वह थोड़ा बेहतर मूड में था। ली बाइफेंग उत्सुकता से दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे और जब यूनक्सियाओ सामने आए तो उन्हें राहत मिली। यूनक्सियाओ के हाथ में भंडारण की अंगूठी को घूरते हुए उसने गुस्से में कहा, आप वहां इतने लंबे समय तक क्यों रहे? आपने सभी अच्छी चीजें नहीं ले ली क्या आपने? इस गुप्त तिजोरी में मौजूद चीजें हजारों वर्षों से परिवार की जमा पूंजी हैं। बेहतर होगा कि आप बहुत ज्यादा न लें। मैंने न केवल बहुत कुछ ले लिया बल्कि पूरी गुफा का निवास भी छीन लिया। दोषी विवेक के साथ यूनक्सियाओ ने भंडारण की अंगूठी ली बाइफेंग को सौंप दी और कहा, फिर यह अंगूठी ले लो। उसने सभी मूल्यवान चीजें टैबलेट में डाल दी थीं, केवल कुछ सोने के सिक्के और दैनिक आवश्यकताएं ही अंगूठी में छोड़ दी थीं। यह अपने हाथ में अंगूठी को देखते हुए ली बाइफेंग ने अपना मुंह चौड़ा किया और नहीं जानते थे कि क्या कहना है। तो वह बहुत सी अच्छी चीजें तो नहीं ले गया। खैर, यह लड़का दयालु है, उसने मन में सोचा। यूनक्सियाओ ने कहा, चौथे अंकल, फिलहाल आप परिवार के दैनिक मामलों के प्रभारी होंगे। मुझे कुछ समय के लिए एकांत में खेती करने की जरूरत है। जहां तक ली की बात है, वह जल्द ही वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा ओल्ड मास्टर ठीक हैं, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं।
युंगसियाओ के आदेश सुनकर ली बाइफेंग को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुए। आखिरकार हाल ही में पूर्व द्वारा प्रदर्शित ताकत और बुद्धिमत्ता को सभी ने पहचाना और सराहा था। सबसे पहले वह ली यी के बारे में थोड़ा चिंतित था, लेकिन जब उसने उसे यह कहते हुए सुना कि ओल्ड मास्टर ठीक है, तो उसे राहत महसूस हुई। ली चुनयांग ली परिवार की पूर्ण रीढ़ और सभी के आध्यात्मिक स्तंभ थे। युनक्सियाओ ने 4 महान मार्शल मास्टर्स को किन यू और बाई जू को वापस रिपोर्ट करने के लिए कहा, जबकि वह जी मेंग को अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ले गए। उन्हें न केवल जियोक विंगवांग और चेन दाशेंग की चोटों का इलाज करने के लिए, बल्कि अपनी भविष्य की मार्शल आर्ट खेती की तैयारी के लिए भी कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने की आवश्यकता थी। अब जब तियानशुई एक घटनापूर्ण दौर में था, तो आगे बहुत शांतिपूर्ण दिन नहीं होने चाहिए। अब उसे बरसात के दिन के लिए तैयारी करनी थी। मास्टर जियारोंग, युंगसियाओ को घूरते हुए लू याओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, वह और राष्ट्रपति जू एक ही समय में एकांत में खेती करना शुरू कर चुके हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। युनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है। उसे बाहर आने के लिए कहें, वह तुम्हें दोष नहीं देगा। लू याओ को यह करना कठिन लगा। वह युनक्सियाओ की पहचान जानती थी, लेकिन कोई भी कीमियागर की खेती में खलल डालने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसके अलावा जियारोंग ने एकांत में खेती शुरू करने से पहले विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया था कि किसी को भी उसे परेशान करने की अनुमति नहीं है, भले ही आसमान टूट पड़े। यंग मास्टर यूं मैं वास्तव में नहीं कर सकता। यदि मास्टर जियारोंग, अगर वह आपको दोषी ठहराता है, तो मैं सभी परिणाम भुगतूंगा और आपके सभी नुकसान की भरपाई करूंगा, युनक्सियाओ ने उसे टोकते हुए कहा। लू याओ वहीं बेहोश हो गई, उसकी आंखें दुविधा से भरी थीं और उसके माथे पर थोड़ा पसीना आ गया था। वह जियारोंग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, लेकिन क्या वह संभवतः युंगसियाओ को नाराज कर सकती थी? इस समय जी मेंग ने भी भौहें चढ़ाईं और कहा, यंग मास्टर यूं, एक कीमियागर की एकांत में साधना एक योद्धा की साधना से अधिक खतरनाक है। यदि उन्हें बिना किसी कारण के परेशान किया जाता है, तो सबसे अच्छी स्थिति यह है कि उनकी साधना बाधित हो जाएगी और सबसे खराब स्थिति यह है कि उन्हें क्यूई विचलन का अनुभव होगा। उसने देखा कि लू याओ दुविधा में है और वह नहीं चाहता था कि युंगसियाओ बिना बात के परेशानी में पड़े, इसलिए उसने उसे प्यार से याद दिलाया। युंगसियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लू याओ पर मुस्कुराया, अगर जियारोंग को पता था कि मैं उसे ढूंढ रहा था और आपने उसे सूचित नहीं किया, तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जी मेंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने सोचा कि युंगसियाओ बहुत घमंडी था। उनके विचार में कीमियागर सभी पागल थे जो दिन भर प्रयोगशाला में रहते थे, अपने से अधिक ताकत वाले कीमियागरों को छोड़कर बाकी सभी को हे दृष्टि से देखते थे। युनक्सियाओ कौन था? वह ली परिवार का एक युवा स्वामी था। हालांकि मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ बेहद गहरी थी, लेकिन कोई भी कीमियागर उन पर ध्यान नहीं देते थे। जब जी मेंग थोड़ा नाखुश था, लू याओ आश्चर्य से चिल्लाया, मास्टर लियांग। आखिरकार उसे राहत मिली जब उसने देखा कि लियांग वेन्यू वहां चल रहा था। अब भले ही आसमान वास्तव में गिर रहा हो, कोई तो था जो उसे संभाल सकता था। यंग मास्टर यूं? कमांडर जी लियांग वेन्यू थोड़ा अचंभित हो गया और फिर लू याओ से स्थिति के बारे में पूछा। यह जानने के बाद कि क्या हो रहा था, वह मन ही मन मुस्कुराया। युनक्सियाओ एक पागल व्यक्ति था जिसने राष्ट्रपति और मास्टर झांग क्विनफान के प्रति सम्मान भी नहीं दिखाया और वह जानता था कि उसे बर्खास्त करना आसान नहीं था। यंग मास्टर यूं, उन्होंने कठोरता से कहा, जियारोंग एकांत में खेती कर रहा है और बेहतर होगा कि हम उसे बिना सोचे समझे परेशान न करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो मैं इसे हल करने में आपकी मदद कर सकता हूं। युनक्सियाओ ने कहा, मैं औषधीय गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे मदद के लिए जियारोंग की जरूरत है। लियांग वेन्यू हंसे और राहत की सांस ली, मैं समझ गया। अगर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में कुछ भी अधिक मात्रा में है, तो वह कीमियागर होंगे। मैं यंग मास्टर युन को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए 2 कीमियागरों की व्यवस्था करूंगा।
अध्याय 60। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी मेंग थोड़ा अवाक रह गया। कीमियागर कब इतने मिलनसार हो गए? उन्हें अभी भी याद है कि उन्होंने एक बार लियांग वेन्यू से दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहा था, और बड़ी रकम देने का वादा करने के अलावा उन्होंने सारी सामग्री खुद ही तैयार की थी। फिर भी लियांग वेन्यू के उसकी मदद करने के लिए स्वतंत्र होने से पहले उसने 1 महीने से अधिक समय तक इंतजार किया। यूनक्सियाओ ने इनकार कर दिया, यह बहुत अधिक परेशानी है और जियारोंग को आदेश देना आसान है। कृपया उसे बाहर बुलाने में मेरी मदद करें, मास्टर लियांग। आदेश देना आसान है? जी मेंग। उसके पूरे बदन पर पसीना आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़के को सचमुच आसमान की ऊंचाई का पता नहीं है। सौभाग्य से लियांग वेन्यू अब अच्छे मूड में था, लेकिन अगर इस लड़के ने बात को बहुत आगे बढ़ा दिया तो उसे जल्द ही यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। लियांग वेन्यू भी अवाक रह गया और उसने झिझकते हुए कहा, यह क्या आपको नहीं लगता कि यह इतना उचित नहीं है? यूनक्सियाओ का धैर्य खत्म हो रहा था। मैं आखिरी बार पूछूंगा, क्या आप उसे बाहर बुलाने में मेरी मदद करना चाहते हैं या नहीं? उसने ठंडे स्वर में कहा। यह यूनक्सियाओ के सख्त रवैये ने लियांग वेन्यू को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का उसका इतना कम सम्मान करेगा। दूसरी ओर जी मेंग और लू याओ को बहुत पसीना आ रहा था। यूनक्सियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ठीक है जी मेंग, चलो चलें। वह मुड़ा और चला गया। लियांग वेन्यू को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन आखिरकार उन्हें राहत मिली। अचानक उसने यूनक्सियाओ को, जो पहले ही दरवाजे पर पहुंच चुका था, यह कहते हुए सुना, मैं अब जियोक विंगवांग की चोट के बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसे खुद अल्केमिस्ट एसोसिएशन में आने दो। क्या? जियोक विंगवांग की चोट? प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। लियांग वेन्यू तुरंत समझ गया। तभी उन्हें याद आया कि यूनक्सियाओ ने एक बार महल में भोज में दावा किया था कि वह जियोक विंगवांग की चोट को ठीक कर सकता है। उस मामले में वह औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना चाहता था। इसका कारण यह था। रुको। अपने माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बहते हुए लियांग वेन्यू आगे दौड़ा और यूनक्सियाओ की बाह पकड़ ली और उसने घबराते हुए कहा, यंग मास्टर यूं, मैं अभी जियारोंग को बाहर बुलाऊंगा। भले ही वह जीवन मृत्यु के ध्यान में हो, मैं उसे बाहर खींच लूंगा। यदि जियोक विंगवांग के इलाज में उसकी वजह से देरी हुई तो राजा या राष्ट्रपति जो उसकी जिंदा खाल उतार देंगे। जियोक विंगवांग का तो जिक्र ही नहीं। यह क्या आपको नहीं लगता कि यह इतना उचित नहीं है? यूनक्सियाओ ने चिंतित नजर डाली। जियारोंग एकांत में खेती कर रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि हम उसे जल्दबाजी में परेशान न करें। लियांग वेन्यू को अपना सिर हिलता हुआ महसूस हुआ। ये बिल्कुल अभी उसके शब्द थे। वह मन ही मन बुरी तरह मुस्कुराया और एक बच्चे के साथ खिलवाड़ करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब जी मेन ने उनकी बातचीत सुनी तो वह चौंक गए। वह स्वाभाविक रूप से जियोक विंगवांग की चोट के बारे में जानता था, जिसका इलाज पूरे राज्य के सभी प्रयासों से नहीं किया जा सकता था। क्या यूनक्सियाओ के पास उसका इलाज करने का कोई तरीका हो सकता है? लेकिन यह कैसे संभव हुआ? उसने तुरंत इस बेतुके विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया और खुद से कहा कि यह कुछ और होना चाहिए। लियांग वेन्यू ने गंभीरता से कहा, कमांडर जियो की चोट सीधे हमारे राज्य के भविष्य को प्रभावित करती है। पूरे राज्य में केवल यंग मास्टर यूं ही उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। मैं अभी जियारोंग को बाहर बुलाऊंगा। जी मेंग। लियांग वेन्यू को पकड़ते हुए यूनक्सियाओ ने अपने माथे को छुआ और कहा, मुझे लगता है कि इसे भूल जाना बेहतर है। मुझे अचानक खराब मौसम का एहसास होता है। जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो वापस आऊंगा। लियांग वेन्यू का चेहरा हरा हो गया। उसने तुरंत लू याओ को, जो उनके बगल में खड़ा था और पूरी तरह से स्तब्ध था, मदद के लिए देखा। टकटकी ने लू याओ को जगा दिया और उसने जल्दी से अपनी बुद्धि संभाली और आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोलते हुए यूनक्सियाओ का हाथ पकड़ लिया, यंग मास्टर यूं, यह सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि आप एक उदार व्यक्ति हैं, तो क्या आप कृपया मुझे माफ कर सकते हैं? कृपया?
कई वर्षों तक अल्केमिस्ट एसोसिएशन में वेट्रेस के रूप में काम करने में सक्षम होने के लिए लू याओ काफी सक्षम थी। साथ ही उनका रूप भी प्यारा और मनमोहक था। जैसे ही उसने बात की, उसने तुरंत सभी को सहज महसूस कराया। यूनक्सियाओ ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और आश्चर्य से कहा, मुझे अभी सिरदर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ही लू याओ ने कहा, सिरदर्द दूर हो गया। कितना अजीब है। बहुत बढ़िया। आपका ठीक हो जाना अच्छा है, लियांग वेन्यू ने अजीब ढंग से कहा और लू याओ को स्वीकृति भरी नजर से देखा। यूनक्सियाओ की मुस्कुराती आंखों को देखकर लू याओ को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई और उसने मन ही मन सोचा, वह मास्टर लियांग को चेहरा भी नहीं देगा और फिर भी वह मेरे लिए नरम होने को तैयार है। उसने मेरी मदद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया होगा। इस घटना के साथ मास्टर लियांग का अब मुझ पर अप्रत्यक्ष उपकार है, जिसका अर्थ है कि भविष्य में एसोसिएशन में मेरी स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। जी मेंग इतना चकित था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने लियांग वेन्यू उससे भिन्न था जिसे वह पहले जानता था। पहले वाला ठंडा और घमंडी था, लेकिन यह बहुत गर्म और उदार था। हालांकि वह यह भी जानता था कि यह व्यक्ति दर व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग था। वह केवल इतना ही कह सका कि लियांग वेन्यू के दिल में यूनक्सियाओ की स्थिति उससे कहीं अधिक थी। उसे काफी दुख हुआ। वह स्टेट गार्जियन की प्रथम इकाई के डिप्टी कमांडर थे, जिन्हें राज्य का एक स्तंभ माना जाता था। उसकी तुलना में इस बेकार युवा मास्टर ने क्या हासिल किया था? चारों जल्द ही जिया रोंग के कमरे के बाहर पहुंचे। यदि प्रत्येक कीमियागर एकांत में साधना करना चाहता है तो वह संघ में आवेदन कर सकता है। अनुमोदन पर कीमियागर को सहायक सरणियों और बड़ी संख्या में प्राइमर्डियल पत्थरों के साथ एक कीमिया कक्ष दिया जाएगा। जिया रोंग को अभी बाहर बुलाओ। मैं जल्दी में हूं। तुमने मुझे काफी समय से विलंबित कर दिया है। यूनक्सियाओ ने अपनी बाहें अपनी छाती पर मोड़ लीं और उदासीनता से कहा। लियांग वेन्यू कड़वाहट से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि जिया रोंग इस बार अपना आपा खो देगा। कोई भी कीमियागर जो अपनी साधना के दौरान परेशान होता, क्रोधित हो जाता। हालांकि जियो क्विंगवांग के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए उसके पास कोई अन्य रास्ता नहीं था। उसने सोचा कि वह इसके बाद जिया रोंग को कुछ मुआवजा देगा। लू याओ, जाओ और जिया रोंग को बाहर निकालो, लियांग वेन्यू ने कहा। लू याओ एक पल के लिए ठिठक गई, उसका माथा ठंडे पसीने से ढक गया। मैं? उसने लियांग वेन्यू के आदेश की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने अपने माथे पर ठंडा पसीना पोंछा और उत्सुकता से आगे बढ़ गई। दरवाजे पर एक छोटा सा कॉलिंग एरे था, जो निम्न श्रेणी के प्राइमर्डियल पत्थर से जड़ा हुआ था। सरणी ने केवल प्रवर्धन की भूमिका निभाई, इसलिए निम्न श्रेणी का प्रिमोर्डियल स्टोन 100 वर्षों तक चलने के लिए पर्याप्त था। लू याओ ने घबराकर प्रिमोर्डियल स्टोन को नीचे धकेल दिया और फिर अपनी सबसे कोमल, सबसे प्यारी और सबसे आकर्षक आवाज में कहा, मास्टर जिया, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको अपने एकांत से बाहर आने की जरूरत है। दरवाजे के बाहर बहुत शांति हो गई। लू याओ की हथेलियां पसीने से लथपथ थीं और वह जिया रोंग के गुस्से को सहन करने के लिए तैयार थी। लियांग वेन्यू भी थोड़ा घबराया हुआ था। लगभग 10 मिनट बाद दरवाजा धड़ाम से खुला। तेज हवा का एक झोंका कमरे से बाहर चला गया और एक आकृति उसके पीछे चली गई। उसके तुरंत बाद लू याओ चिल्लाई क्योंकि वह आकृति से उड़कर दूर जा गिरी थी। गुस्से से भरा हुआ जिया रोंग कमरे से बाहर निकला और एक हाथ से लू याओ की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार के खिलाफ उठाते हुए दहाड़ते हुए कहा, बिट मेरी खेती में बाधा डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें एहसास है कि यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? मैं दूसरी श्रेणी का कीमियागर बनने से सिर्फ एक कदम दूर हूं। बस एक कदम दूर। लेकिन अब यह सब तुमने बर्बाद कर दिया है। तुम्हें मारना मेरी नफरत से छुटकारा पाने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। क्या? द्वितीय श्रेणी जिया रोंग से निकलने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करके लियांग वेन्यू भयभीत हो गया। आखिरी सफलता के बाद कितना समय हो गया है? आप इतनी जल्दी दूसरी श्रेणी को कैसे तोड़ सकते हैं? उसने अविश्वास से कहा।
लेकिन यह ऊर्जा का उतार चढ़ाव हेवेंस, यह वास्तव में दूसरे स्तर को तोड़ने का उतार चढ़ाव है। यह कैसे संभव है? गुस्से में जियारोंग ने पलटकर लियांग वेन्यू को घूरते हुए कहा, तो आप इसके पीछे हैं, लियांग वेन्यू। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि मैं दूसरे स्तर में प्रवेश करने जा रहा हूं, इसलिए आप जानबूझकर गड़बड़ करने आए हैं? जियारोंग के राक्षसी हत्या के इरादे से भयभीत लियांग वेन्यू ने ठंडी सांस ली, उसका माथा ठंडे पसीने से ढका हुआ था। मैं खत्म हो गया, उसने सोचा। किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि जियारोंग दूसरे स्तर के लिए सफलता हासिल कर रही है। अगर उसे पता होता तो वह उसे परेशान नहीं करता, भले ही आसमान वास्तव में गिर रहा हो। जियोक विंगवांग के इलाज की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह तो गड़बड़ होने वाली है। उसका हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्होंने युनक्सियाओं पर नाराजगी भरी नजर डाली और कहा, युवा मास्टर युन ने जोर देकर कहा कि हम तुम्हें बुलाते हैं। मैंने उसे कई बार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे मना नहीं सका। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और सारा दोष युनक्सियाओं पर डाल दिया। किसने इस लड़के से कहा कि वह कुछ बेहतर नहीं जानता और यहां तक कि जियोक विंगवांग के साथ मुझ पर दबाव भी डाले। खैर, अब उन्होंने खुद को मुसीबत में डाल लिया है। एक कीमियागर की उन्नति में बाधा डालना एक भयानक अपराध है। मैं देखूंगा कि यह लड़का जियारोंग का गुस्सा कैसे सहन करता है। ओह, केवल इतना कि मुझे इसमें घसीटा गया है। यूं, यंग मास्टर यूं। जियारोंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। तभी उसने युनक्सियाओ और जी मेंग को किनारे खड़े देखा। जी मेंग के चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे। वह किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार थे। हालांकि जियारोंग केवल एक साधारण योद्धा था, उसकी एक विशिष्ट स्थिति थी, इसलिए जी मेंग केवल निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकता था और वास्तव में उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दूसरी ओर युनक्सियाओ का भाव उदासीन था और उसने इत्मीनान से कहा, हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। लियांग वेन्यू ने अपने दिल में ठंडी खर्राटे लीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? देखते हैं तुम्हें कैसे कष्ट होगा। लू याओ के गले पर जियारोंग की पकड़ ढीली हो गई क्योंकि उसका चेहरा ठीक होने लगा। लेकिन एक क्षण बाद ही वह फिर से क्रोधित हो गया। पूरी तरह कांपते हुए उसने लू याओ की ओर इशारा किया और दहाड़ते हुए कहा, चूंकि यंग मास्टर यूं यहाँ है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या आप जानते हैं कि यंग मास्टर यूं का समय कितना कीमती है? आप यंग मास्टर यूं को इतने लंबे समय तक इंतजार कैसे करा सकते हैं? मुझे लगता है कि आप यहाँ काम करते करते थक गए होंगे और नौकरी से निकाले जाने की इच्छा रखते होंगे। लू याओ। दहाड़ने के बाद वह जल्दी से मुस्कुराते हुए चेहरे पर आ गया और युनक्सियाओं की तरफ बढ़ गया, फिर झुककर बोला, युवा मास्टर यूं, यह इन सभी श्रमिकों की गलती है। अगर मुझे पता होता कि आप आ रहे हैं तो मैं एकांत में खेती नहीं करता। यहाँ क्या चल रहा था? हर किसी को अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि वे कोई सपना देख रहे हों। युनक्सियाओ ने हल्के से कहा, नहीं, यह सही नहीं है। आप दूसरे स्तर के लिए सफलता हासिल कर रहे हैं और अब यह सब बर्बाद हो गया है। मुझे मारना भी आपकी नफरत से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। जियारोंग ने अभी लू याओ को यही बताया था और अब युनक्सियाओ ने भी इसे दोहराया है। जियारोंग ने अपने ही सिर पर तमाचा मारा और मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मैं केवल दूसरे स्तर के लिए सफलता हासिल कर रहा था और मैं इसे किसी भी समय दोबारा कर सकता हूँ। खैर, मेरे मूर्खतापूर्ण सिर को देखो, इसने सफलता हासिल करने के लिए गलत समय चुना। यह थप्पड़ मारने के लायक था। आखिरकार बाकी लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और सभी बेहोश हो गए। जी मेंग ने अपने चारों ओर देखा। यदि वह लियांग वेन्यू और जियारोंग को नहीं जानता तो उसने सोचा होता कि वह गलत जगह पर है। लियांग वेन्यू ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और कहा, जियारोंग, तुम दूसरे स्तर के लिए सफलता हासिल कर रही हो। जियारोंग ने उसकी ओर देखा और कहा, ऐसा करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। हमें व्यापक दिमाग वाला होना चाहिए ताकि हम कीमिया की राह पर आगे बढ़ सकें।
लियांग वेन्यू को अपने सीने में थोड़ी घुटन महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, इसे ले लो क्योंकि मैंने यह कभी नहीं कहा। युवा मास्टर युन, मैंने पहले ही आपके लिए जिया रोंग को बुलाया है। मुझे कुछ निपटाना है, इसलिए मैं अब छुट्टी ले लूंगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप लू याओ को बता सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए वह मुड़ा और चला गया। न जाने क्या वह यूनक्सियाओ या जिया रोंग से परेशान था। अध्याय 61 पीच ब्लॉसम की एक कविता। जिया रोंग ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और कहा, यंग मास्टर यू, आप मुझसे क्या चाहते हैं? यूनक्सियाओ ने लू याओ की ओर इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, वह मेरी दोस्त है। लू याओ उसके गले को सहला रही थी। उसे लग रहा था कि यह लगभग टूट चुका है और उसकी गोरी त्वचा पर बैंगनी रंग की चोट की एक लकीर थी जो देखने में दयनीय थी। जिया रोंग एक पल के लिए ठिठक गई, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। उसने गहराई से झुकते हुए अपने हाथ अपने सिर के ऊपर उठाए और ईमानदारी से कहा, मिस लू याओ, मैं लापरवाह था। कृपया मेरी माफी स्वीकार करें। अचंभित होकर लू याओ ने घबराहट में अपना हाथ लहराया और एक तरफ हट गई और जल्दी से जिया रोंग को ऊपर खींच लिया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके गले में दर्द महसूस हुआ और जोर जोर से खांसने लगी। जी मेंग का चेहरा कड़वा था। काश ये कीमियागर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर पाते। जिया रोंग ने अपनी अंगूठी से एक दूधिया गोली निकाली और लू याओ को दे दी। यह गोली रक्त परिसंचरण को बढ़ावा दे सकती है और घावों को ठीक कर सकती है। लू याओ ने गोली लेने से इनकार कर दिया, इसलिए घबराने की बारी जिया रोंग की थी और उसने हताश होकर गोली उसके मुंह में ठूंस दी। तभी उसने राहत की सांस ली और यूनक्सियाओ के चेहरे को ध्यान से देखा। यूनक्सियाओ को गोलियों और एक रहस्यमय हथियार को परिष्कृत करते हुए देखने के बाद जिया रोंग ने अपने दिमाग में अपनी स्थिति को कीमिया के पवित्र एक सर्वोच्च गुरु के समान स्तर तक ऊंचा कर लिया था। जब से उन्होंने एकांत में साधना करना शुरू किया, उन्होंने झांग किंगफान और जू हान को यूनक्सियाओ के स्पष्टीकरण के बारे में गंभीरता से सोचा और जल्द ही उन्हें एक अस्पष्ट एहसास हुआ कि वह दूसरी श्रेणी में प्रवेश करने वाले थे। वह अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में लू याओ ने उनकी खेती को बाधित कर दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितना क्रोधित था। यदि यूनक्सियाओ उसकी तलाश नहीं कर रहा होता तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन अब तक विस्फोट कर चुका होता। आप मेरी कल्पना से भी अधिक प्रतिभाशाली हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी दूसरी श्रेणी में प्रवेश कर लेंगे। आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से बड़ी होंगी। मैं इस बार औषधीय गोलियों के एक समूह को परिष्कृत करने जा रहा हूं, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। परिष्कृत गोलियां। जिया रोंग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने उत्साह से कहा, आपको किस कच्चे माल की आवश्यकता है? मैं उन सभी को तैयार कर दूंगा। मेरे पास सभी कच्चे माल तैयार हैं। इस शोधन में लंबा समय लग सकता है। पहले मेरे लिए एक प्रशिक्षण कक्ष ढूंढें, क्योंकि मुझे जी मेंग को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। कई कीमियागर योद्धा भी थे। हालांकि मार्शल आर्ट में उनकी उपलब्धियां अपेक्षाकृत कम थीं, उन्हें एकांत में भी अभ्यास करने की आवश्यकता थी, इसलिए एसोसिएशन में कई प्रशिक्षण कक्ष थे। जिया रोंग ने जी मेंग के उपयोग के लिए सबसे बड़े को चुना। प्रशिक्षण कक्ष में यूनक्सियाओ एक दीवार की ओर चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी ब्लैक गर्ल को बाहर निकाला और दीवार पर पटकने से पहले उसे ऊंचा उठा लिया। उनकी तलवार की शैलियां बहुत खुली, भयंकर और धारदार थीं। प्रशिक्षण कक्ष की सभी दीवारें कठोर काले लोहे से बनी थीं, लेकिन उनके हर प्रहार से लोहे का एक टुकड़ा उड़ जाता था और चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ जाती थीं। जल्द ही छोटे पात्र एक एक करके साफ सुथरी पंक्तियों में दिखाई देने लगे। वे छोटे छोटे पात्र अति सुंदर और सुंदर थे, जो खिले हुए फूलों की तरह खुरदरी बड़ी तलवार से एक एक करके उकेरे गए थे। तलवार की शैलियां शक्तिशाली और भयंकर थीं, लेकिन वे ऐसी सजीव, नाजुक लिखावट उत्पन्न करने में सफल रहीं। एक ही समय में एक आदमी की तलवार के नीचे दिखाई देने वाली दो निर्णायक भिन्न शैलियों के बीच तीव्र विरोधाभास से जी मेंग को गहरा झटका लगा। जिया रोंग भी एक सितारा योद्धा थी।
हालांकि मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ गहरी नहीं थी, फिर भी वे यूक्सियाओं की तलवार शैलियों की विशिष्टता को महसूस कर सकते थे। उसने अपनी सांसें रोक लीं और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। एक क्षण बाद दीवार पर एक कविता खुदी हुई थी, जिसके पात्र खिले हुए फूलों की तरह लग रहे थे। पीच ब्लॉसम लैंड में एक पीच ब्लॉसम प्लॉट है। आड़ू के फूल का एक प्रेमी आड़ू के फूल के खाट में रहता है। आड़ू के फूल का प्रेमी अच्छे दिनों में आड़ू के पेड़ लगाता है। वह शराब खरीदने के पैसे के लिए अपने आड़ू के फूल बेचता है। कविता की उपस्थिति के साथ आड़ू के फूलों से भरी एक जगह अचानक दो व्यक्तियों के सामने उभर आई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे अचानक आसमान से गिर रहे आड़ू के फूलों के नीचे आ गए हों। यूनक्सियाओ अपने काम से बहुत संतुष्ट लग रहा था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेंग, अगर आप अभी भी इस कविता से आड़ू के फूल की उच्च कलात्मक अवधारणा को नहीं समझ सकते हैं, जब तक कि मैं अपनी खेती पूरी नहीं कर लेता, तो यह साबित होता है कि आप प्रतिभाशाली नहीं हैं और आपको दोबारा मेरा अनुसरण नहीं करना पड़ेगा। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने जी मेंग का जवाब सुनने का इंतजार नहीं किया। जी मेंग पूरी तरह से उन प्रहारों में डूबा हुआ था जिनमें अद्भुत तलवार का इरादा था, और उसकी आध्यात्मिक वेदी पर आड़ू के फूल पूरी तरह से खिले हुए थे। वह अब यूनक्सियाओ को नहीं सुन सकता था। अचानक वह पालथी मारकर बैठ गया और गहरी सोच में डूबते हुए अपनी प्राइमर्डियल क्यूई को घुमाने लगा। जिया रोंग ने आश्चर्य से कहा, यंग मास्टर, यूं? वह यूनक्सियाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। चलो चलें, अब अपना काम करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और उस स्थान पर वापस चले गए जहां यूनक्सियाओ ने ब्लैक गर्ल को परिष्कृत किया था। इस बार जिया रोंग ने बहुत सख्त आदेश दिया कि राजा की मृत्यु होने पर भी किसी को भी उन्हें परेशान करने की अनुमति नहीं थी। उसके विद्रोही आदेश ने लू याओ को चौंका दिया, लेकिन उसने सिर हिलाया और फिर भी आदेश जारी कर दिया। जब लियांग वेन्यू को इस बारे में पता चला तो उसने 4 मार्शल मास्टर्स को उनके लिए दरवाजे की सुरक्षा के लिए भेजा। शायद यूनक्सियाओ रिफाइनिंग रूम के चारों ओर घूमा और कई सख्त कड़ाही चुनी, यह दिखाने के लिए कि वह संतुष्ट है। उन्हें कुछ बार थपथपाया। पिछली बार तो उसने एक बेहतरीन कड़ाही उड़ा दी थी। यदि यह अन्य कीमियागर होते तो उनसे मुआवजे के लिए कहा जाता, लेकिन उसे डांटने के बजाय झांग किंगफान और जूहान अध्ययन करने के लिए क्षतिग्रस्त कड़ाही ले गए। यूनक्सियाओ ने कहा, हम इन कुछ कड़ाही का उपयोग करेंगे। चलो गोलियों का पहला बैच बनाते हैं। आपका काम मुख्य रूप से सीखना है, लेकिन जब मेरी आत्मिक शक्ति समाप्त हो जाएगी तब आप कार्यभार संभालेंगे। मैं आपसे बहुत कुछ करने की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मुझे अपने लिए सभी विषम कार्य करने की आवश्यकता है। यह सुनकर कि उसका मुख्य काम सीखना है, जिया रोंग की आंखें चमक उठीं और उसने झट से कहा, अजीब काम अच्छे हैं। मुझे यंग मास्टर यूं के लिए सभी अजीब काम करना पसंद है। यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और अपने डेंटियन में दिव्य दायरे की गोली में दिव्य भावना की एक धारा भेज दी। अचानक प्रकाश की एक किरण गोली के ऊपर से गुजरी और फिर उसकी भौहों तक पहुंची। उसकी दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख दिखाई देने लगी, जिसमें से प्रकाश की किरण निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा रिफाइनिंग रूम विभिन्न सामग्रियों से भर गया। जिया रोंग अचंभित रह गई। कमरे में भरी चीजों को एक तक घूरते हुए उसने भयभीत होकर कहा, युवा मास्टर, यूं? आपने एसोसिएशन की सूची खाली नहीं की है। ये चीजें ली परिवार की तिजोरी से हैं। मैंने उन सभी को यहाँ स्थानांतरित कर दिया है। हमें जो चाहिए वह हम उपयोग करेंगे, और जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो मैं उन्हें उनके मूल स्थान पर लौटा दूंगा। जिया रोंग ने चुपके से अपनी जीभ क्लिक की। ये परिवार तियानशुई की सेना में नंबर 1 नेता था, लेकिन यूनक्सियाओ ने अपनी तिजोरी खाली कर दी थी। जैसे ही उसका दिमाग भटक गया, यूनक्सियाओ ने धीमी आवाज में कहा, इस बार मैं जिन औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने जा रहा हूं उनमें से कुछ शुद्ध यांग की चीजें हैं। मेरी वर्तमान आत्मशक्ति के साथ मुझे डर है कि मैं पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकता। भले ही किसी व्यक्ति का कौशल उत्कृष्ट हो, आत्मशक्ति की भूमिका को प्रतिस्थापित करना बिल्कुल असंभव है।
इसलिए पहली चीज जो हमें करनी है वह कीमियाग्रो के दूसरे स्तर पर आगे बढ़ना है। आपको और मुझे दोनों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिया रोंग ने सीधा चेहरा दिखाया। उसकी चापलूसी वाली उपस्थिति अचानक गायब हो गई और उसकी आंखों में एक कीमियागर की रोशनी चमक उठी। समझ गया यंग मास्टर, यूं उसने जोर से उत्तर दिया। अच्छा, यूनक्सियाओ उसके रवैये से बहुत संतुष्ट था। लेकिन उससे पहले मैं एक कप चाय लूंगा। जिया रोंग। जब यूनक्सियाओ एकांत में खेती कर रहा था, तियानशुई में एक बड़ी घटना घटी। ली परिवार के मुखिया ली चुनयांग, जिनके बारे में हर कोई सोचता था कि वे ली द्वारा नियंत्रित हैं, अचानक प्रकट हुए। उन्होंने न केवल परिवार की सत्ता वापस हासिल की, बल्कि ली यी को दुश्मन राज्य का जासूस भी घोषित कर दिया। उसने राज्यव्यापी हत्या का आदेश जारी किया और कसम खाई कि वह इस व्यक्ति को आश्रय देने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगा। उनकी हाई प्रोफाइल वापसी ने तियानशुई के सैन्य सर्कल को खुश कर दिया था, जो मंदी में था, मानो उसमें फिर से जीवन शक्ति का संचार हो गया हो। सैन्य हस्तियां बार बार और सक्रिय रूप से अदालत में दिखाई देने लगीं, जिससे हर कोई अटकलें लगाने लगा। इसके अलावा ली चुनयांग ने ली यी के सहयोगियों को जड़ से उखाड़ने और राजधानी में कई अदालती अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का भी अवसर लिया। ये सभी अदालत अधिकारी वे थे जिन्होंने ली यी का समर्थन किया और उनकी अनुपस्थिति के दौरान ली परिवार का दमन किया। ली परिवार को उनकी हवेली में तोड़फोड़ करने से रोकने की कोशिश में उनमें से कई को पीट पीट कर मार डाला गया और उनके शवों को कुत्तों को खिला दिया गया। इससे अदालत के अन्य सभी अधिकारी पूरी तरह से सदमे में थे। एक पल के लिए लोग दहशत में आ गए। शुरुआत में कई शक्तिशाली अधिकारियों ने राजा से ली चुनयांग पर महाभियोग चलाने का अनुरोध किया। हालांकि मारे गए अधिकारियों के शवों को बाजार में घसीटकर कुत्तों को खिलाए जाने के बाद पूरी अदालत तुरंत शांत हो गई और किसी ने भी कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा राज्य उसके दुर्व्यवहार से सहमत था, जिससे उसे अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को पीटने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति मिल गई, जब तक कि मामला धीरे धीरे शांत नहीं हो गया। लेकिन पूरी घटना का मुख्य पात्र ली यी पूरी तरह से गायब हो गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। प्रधानमंत्री आवास में लैन परिवार का प्रांगण। राज्य के वर्तमान मुख्य सलाहकार प्रधानमंत्री लैन होंग चाय की चुस्की ले रहे थे और अपने लोगों द्वारा उन्हें दी गई रिपोर्ट सुन रहे थे। संस्कार के उपमंत्री झांग बैशेंग के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई और उनकी 7 मिलियन सोने के सिक्कों की संपत्ति लूट ली गई। मारे गए लोगों में उनकी छठी उपपत्नी, उनके एक भतीजे और 5 नौकर शामिल थे। 23 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उनके हाथ या पैर टूट गए और सैकड़ों लोग मामूली रूप से घायल हो गए। खुद झांग बैशेंग का बायां पैर टूट गया था। लैन होंग के बगल में एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति, उनका सबसे बड़ा बेटा और लैन जुआन और लैन फी के पिता लैन गुआंग ने गुस्से में कहा, पिताजी, क्या हम उस बूढ़े आदमी को मनमाने ढंग से काम करने देंगे और अदालत के सभी वफादार अधिकारियों को उसकी इच्छानुसार मार डालेंगे? क्या उसका इरादा विद्रोह करना है? लैन होंग ने अपना कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, लैन गुआंग, तुम अभी भी बहुत अदूरदर्शी हो और तथ्यों को नहीं देख सकते। अगर ली चुनयांग वास्तव में विद्रोह करना चाहता तो उसने ऐसा दृश्य नहीं बनाया होता। अभी वह लड़ने के लिए कुछ मक्खियों और चींटियों को उठा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वह सिर्फ अपने कारावास के बारे में अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहा है? लैन होंग ने ठिठुरते हुए ठहाका लगाया और लैन गुआंग को तिरस्कारपूर्वक देखा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इस बूढ़े आदमी को कैद करना इतना आसान है? उसने संभवतः ली यी की चाल को अपने इस्तेमाल के लिए बदल दिया था और जानबूझकर कुछ समय के लिए छिपा दिया था। इसके साथ वह वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था और साथ ही ये परिवार के दुश्मनों का पता लगा सकता था जो अंधेरे में छिपे हुए थे। ओह, उसने कुछ पैसे कमाने के लिए भी इस अवसर का लाभ उठाया। पिछले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि उसने अपने राजनीतिक विरोधियों की संपत्ति जब्त करके लाखों सोने के सिक्के प्राप्त किए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। बहुत ज्यादा चौंककर लैन गुआंग ने कहा, महामहिम ने उसके साथ कुछ क्यों नहीं किया? महामहिम,
हम लैन होंग ने उदासीनता से कहा, महामहिम कुछ भी करने के लिए बहुत बूढ़े हैं। इसके अलावा वह भी इंतजार कर रहे हैं। वह देखना चाहते हैं कि ली चुनयांग वास्तव में क्या कर रहे हैं। अगर मैं सही हूं तो ली चुनयांग अपने द्वारा एकत्र किए गए आधे से अधिक धन को परसों तक राज्य के खजाने में जमा कर देंगे। आखिरकार लैन गुआंग को इसका एहसास हुआ और उन्होंने कहा, मैं अब समझ गया हूं। वर्षों से ली परिवार को महामहिम द्वारा दबाया गया है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से, जिसके कारण उन्हें हर साल गुजारा करना पड़ता है। वह अपने परिवार के खजाने को फिर से भरने का अवसर ले रहे हैं। लेकिन करोड़ों सोने के सिक्के वास्तव में एक भयानक आंकड़ा है। यदि वह आधे से अधिक नहीं लौटाता है तो महामहिम कैसे निश्चिंत हो सकते हैं? लैन होंग ने चाय का एक घूंट लिया। उसकी आंखें और अधिक धुंधली हो गईं और उसने खुद से कहा, यह बूढ़ा आदमी इस समय बाहर क्यों कूद गया? क्या उसने स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा है? कैसे? मैं इसे क्यों नहीं देख सकता? पिताजी, आपने जो स्थिति बताई, क्या वह हो सकती है?